कल हमने शुरू किया था कि इंडेक्स नंबर क्या चीज है, क्या स्टैट्स का फार्मूला है और ये क्या चीज है। इंडेक्स नंबर जो है वो एक ऐसी मैथमेटिकल स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन है जो कि फैसिलिटेट करती है टू कंपेयर प्राइसेस ऑफ डिफरेंट कमोडिटीज विद रिस्पेक्ट टू बेस ईयर। मतलब अगर ये चीज बेस ईयर में 100 रुपए की आती थी, अब कितनी है, चाहे वो जितनी मर्जी की हो, 5 लाख की ही क्यों ना हो, लेकिन हम कहते हैं इफ इट्स प्राइस इन दैट ईयर इज 100, हाउ मच इज प्राइस इंक्रीज, ताकि हम ये बता सकें, ये ना कह सकें कि इसकी कीमत 1500 बढ़ी है या 8000 बढ़ी है या 10,000 बढ़ी है, बल्कि सिंपली ये बताएं इतने परसेंट बढ़ी है। देखिए ना, आप फर्ज करें किसी 1 रुपए की स्वीट बच्चे की आती थी, वो 1 रुपए की कीमत बढ़ी, और कोई चीज ऐसी है वो उसकी कीमत 10 रुपए बढ़ी, तो आपने कहना 10 ज्यादा होती है, एक कम है। अगर आप उसे परसेंटेज में करो तो जो चीज, जो स्वीट 100 रुपए की अगर आती थी तो 100 रुपए ही मजीद कीमत बढ़ी उसकी, एक पर एक। ठीक है ना। कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? अब हम कहते हैं ना, करंट ईयर में वो चीज जो थी वो अब 2 रुपए की हो गई है, और वो प्रीवियस ईयर में वो 101 रुपए की आती थी, तो हम कहेंगे करंट ईयर में 2 रुपए की है, बेस ईयर में वो 1 रुपए की थी, मल्टीप्लाई बाय दिस वन 200%। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अगर वो 100 रुपए की थी तो कितनी ये 100 से बड़ी है? 100 ही बड़ी है, तो हम कहेंगे 100% उसकी कीमत में इंक्रीज हुई है। लेकिन अगर कोई चीज 5 रुपए भी बढ़ी है, लेकिन उस वक्त वो चीज जो थी वो 4 रुपए की आती थी, तो 1 रुपया उसकी कीमत बढ़ गई, और तो ये इंक्रीज इतनी नहीं बढ़ेगी जितनी जो है वो ये बढ़ेगी, तो इसलिए हम उसका इंडेक्स नंबर्स कैलकुलेट कर देते हैं। अच्छा, सेकेंडली हमने एक चीज पढ़ी, हमने क्या कि अगर तो सिर्फ एक कमोडिटीज हो, एक सिंगल, तो जो बेस फार्मूला आपके पास है, करंट प्राइस ओवर बेस प्राइस एंड मल्टीप्लाई बाय 100। फिर पढ़ा कि अगर मल्टीपल आइटम्स हो जाएं तो फिर क्या करें? हम कह रहे थे प्राइसेस को एग्रीगेट कर लें, जमा कर लें, किसी को वेटेज देनी है फिलहाल नहीं, तो फिर ये अनवेटेड, या जिसे मैंने सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स का नाम दिया। फिर एक था सिंपल एवरेज, उसमें कहा कि अगर आपके पास 4 या 5 डिफरेंट आइटम्स हैं, सबके ऊपर अलहदा अलहदा से इंडेक्स नंबर आपने कैलकुलेट करना है, हर दफा ये फार्मूला लगाते हुए, क्योंकि इनको सिंपल समझते हुए। तो 4 दफा जब फार्मूला लग जाए तो आपकी जो इंटरेस्ट थी कि हमें हर आइटम का अलहदा अलहदा से इंक्रीज चाहिए, तो वो पता चल जाएगा आपको कि आपको हर आइटम्स का अलहदा अलहदा से इंक्रीज आपको आइडिया हो जाएगा। लेकिन एट द सेम टाइम आप कहते हैं ओवरऑल भी चाहिए, जो कि इस मेथड से हमने गेट किया था। तो फिर ठीक है, इन सब की आप अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट कर देंगे, तो देन यू विल गेट द सेम आंसर। तो ये दो चीजें जो है वो हमने कल डिस्कस की। किसी ने कोई क्वेश्चन तो नहीं मुझसे फिलहाल करना? किसी ने कोई क्वेश्चन तो नहीं मुझसे पूछना, ताकि फिर हम अपना टॉपिक स्टार्ट करें। तो ये इंडेक्स नंबर था, मेथड्स टू कैलकुलेट द इंडेक्स नंबर। ठीक है ना? तो वही है शायद, तो वही है। मेरा ख्याल था कि मैंने चेंज किया है, आई डोंट नो वो फाइल किधर गई। चले, मेरा ख्याल है कि मैं इसी को अभी ठीक कर देते हैं, राइट नाउ अभी ठीक कर देते हैं इसको, ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे और आप बार बार ना इसको यूज करें। मैं जी बस 1 मिनट आप मुझे देंगे, मैं अभी इसकी करेक्शन कर देता हूँ। मैंने की थी, शायद मैंने फाइल सेव ना कर पाया या क्या हुआ, आई डोंट नो, मुझे नहीं इसका आइडिया क्या हुआ।
बस हो गया। अच्छा जी, इसमें दो पार्ट हमने कर लिए थे और एक पार्ट आपको याद होगा ना, मैंने स्किप किया था और मैंने स्किप करते हुए आपको कहा था ये बाद में आपसे डिस्कस करूंगा। तो थर्ड पार्ट है कंस्ट्रक्ट द प्राइस इंडेक्स नंबर्स बाय यूजिंग चेन बेस मेथड टेकिंग 1984 एज बेस। अब ये जो चेन बेस मेथड है ये फिक्स बेस मेथड से डिफरेंट इस तरह से है कि आपको नाम में नजर आ रहा है कि इसमें वर्ड चेन आ रही है, ऐसा ही है ना, नाम में नजर आ रहा है कि इसमें आपको वर्ड जो है वो चेन का वर्ड जो है वो आपको नजर आ रहा है कि ये जी चेन इसमें चलेगी। पहले तो देखते हैं कि इसको कैलकुलेट करना कैसे है। इस चेन बेस मेथड में जो फर्क है वो जरा डिनोमिनेटर में देखिएगा। इधर डिनोमिनेटर में मैंने लिखा हुआ बेस ईयर और चेन बेस मेथड के डिनोमिनेटर में मैंने नोटेशन दी हुई है n-1। ये एक नोटेशन है। अगर मैं n को करंट ईयर कहता हूं तो फिर ये इससे मुराद होगी प्रीवियस ईयर, यानी कि उस साल से पिछला साल। बेस ईयर तो होता ना कि वो सारे के लिए 84 बेस है। अगर मैं करंट ईयर 86 को कहूंगा तो इसका प्रीवियस क्या होगा, 85 होगा ना। इसका बेस वही होगा लेकिन प्रीवियस ये होगा। 88 अगर करंट ईयर है तो प्रीवियस ईयर 87, 89 अगर करंट ईयर है तो प्रीवियस ईयर 88। तो वन जस्ट प्रीवियस ईयर जो है आप इसकी कैलकुलेशन करके और उसकी वैल्यू जो है वो डिटरमिन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो करंट ईयर और द प्रीवियस ईयर। अच्छा जी, अब आपको क्या करना है, क्योंकि पहला जो साल है उसका तो आपके पास प्रीवियस ईयर है ही नहीं, उसका इंडेक्स नंबर आप वैसे 100 पूरा करके लिख देंगे। अब जरा आ जाता है दूसरा, इस साल का प्राइसेस ऑफ द करंट ईयर 50 ओवर द प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर लफ्ज बोला वो ठीक है, वो बेस ईयर ही आ गया, लेकिन इसका तो प्रीवियस ईयर ही आएगा ना, ओवर 70 एंड मल्टीप्लाई बाय 100। आंसर आ गया। अब जब बात करेंगे इसकी 60 की, इसका प्रीवियस ईयर 50 है तो ये देखिए 60 ओवर प्रीवियस ईयर मल्टीप्लाई बाय 100, 120। 70 और इसका प्रीवियस 60, 70 और इसका प्रीवियस 60 एंड मल्टीप्लाई बाय 100 एंड सो ऑन। फिर ये सारी की सारी कैलकुलेशन जो है वो उसी तरह से ही चलती जाए। ये क्या बताता है, ये कंपैरिजंस बताता है एवरेज ईयर विद प्रीवियस ईयर। ये कंपैरिजन बताता है एवरी ईयर विद द प्रीवियस ईयर कंपैरिजन, नॉट अ बेस ईयर। देखें ये तो हर एक का बेस ईयर के साथ बता रहा है, हर कंपैरिजन बेस के साथ चल रहा है। और यहां क्या है, ये जो है इसका कंपैरिजन इसके साथ है, ये इसका इसके साथ है, इसका इसके साथ है। मतलब अगर मैं कोई क्वांटिटी इंटरप्रेट करूं तो मैं कह सकता हूं कि 87 में 16% कीमत बढ़ गई कॉटन की, किसके मुकाबले में, प्रीवियस ईयर 86 के मुकाबले में। 86 के मुकाबले में उसकी जो कीमत थी वो 16% का उसमें इजाफा हुआ, क्योंकि वो 60 की आती थी अब वो 70 की आ रही है, तो 16% का उसमें इजाफा हुआ है। 88 में कीमत 15% कम हो गई विद रिस्पेक्ट टू इट्स प्रीवियस ईयर। ये क्या है, एवरेज ईयर कंपैरिजन विद द बेस ईयर, और ये क्या है, एवरेज ईयर कंपैरिजन विद रिस्पेक्ट टू इट्स प्रीवियस ईयर। अच्छा, यहां तक तो बात हो गई और ये चीज कंप्लीट हो गई। फर्ज करें, वैसे तो मेरा नहीं ख्याल कि एग्जाम में कुछ इस तरह की बात आ रही है, लेकिन अगर आपको ये वाला टारगेट कहे और साथ ये भी दोबारा कह दे कि अब सबको बेस ईयर के साथ भी सबको बेस ईयर के साथ भी कंपेयर करो, भाई बेस ईयर के साथ एक तरीकाकार तो ये है कि ये प्रॉब्लम सॉल्व करें जिसमें फिक्स बेस है, क्योंकि उसमें सारा कंपैरिजन बेस ईयर के साथ है, ऐसे ही है ना। और इसमें किसके साथ है,
इसमें कंपैरिजन है आपका प्रीवियस ईयर के साथ, प्रीवियस ईयर के साथ। अच्छा, अगर आपने इसको, वैसे तो मैंने कहा ना कि अगर आ जाता तो फिर तो ऑब्वियसली बेस ईयर के साथ कंपैरिजन तो मुझे ही है, लेकिन अगर वो आपको कहता है चेन बेस्ड मेथड यूज करो तो इसका मतलब है आपको कह रहा है कंपेयर द एवरेज ईयर विद द प्रीवियस ईयर चेन बेस्ड मेथड से। और अगर दूसरा भी टारगेट दे दे आल्सो कंपेयर एवरेज ईयर विद बेस ईयर, तो फिर आप इधर से भी उधर इस टारगेट तक पहुंच सकते हो। इधर से भी क्या करें, ये जो आपने कैलकुलेशन परफॉर्म की हुई है, इस कैलकुलेशन को अब आप कह देंगे लिंक रिलेटिव्स, है वही चीज, यानी कि जो आपने चेन रिलेटिव्स कैलकुलेट किए हुए हैं उसको आप लिंक रिलेटिव्स का नाम दे दें, ना भी दें खैर है। फार्मूला देखें क्या है, क्या करना है। पहला जो साल है जो कि बेस है उसके इंडेक्स नंबर में आप 100 रखेंगे जैसे इधर रखा हुआ था, ठीक है ना, जैसे इधर रखा हुआ था। और सेकंड क्या करना है, इस 100 को जो कि कैलकुलेट किया हुआ है आपने अगले साल के इंडेक्स नंबर से जरूरत दे लेनी, ठीक, और 100 से आपने उसे डिवाइड भी कर देना है, यानी कि जो कैलकुलेशन की है उसके अगले साल के अगर आप चेन रिलेटिव्स यानी कि इंडेक्स नंबर से जरूरत दे देते हैं और डिवाइडेड बाय 100 कर देते हैं, अब आप कहेंगे कि ये इस साल का कंपैरिजन हो गया विद बेस ईयर। देखिए वही आ रहा है, अब आंसर क्या आ गया 41.73, चेन बना दें। अब इसको अगले इंडेक्स चेन इंडेक्स से जरूरत दे दें 120 डिवाइडेड बाय 100 कर दें। ये इसमें मिस्टेक हुई है क्योंकि वो मुझसे गलती, इसको अभी ठीक है, इसमें ना वो 120 है, वो 2 जो है ना वो मेहर डेल की से जो है वो खत्म हुआ था, मैं इसको दोबारा कर देता हूँ, ये आपका 120 आपने कैलकुलेट कर लिया चेन रिलेटिव्स, बात खत्म हो गई। एवरी ईयर कंपैरिजन विद द प्रीवियस ईयर नॉट विद द बेस, और वो कह दे आपको आल्सो कंपेयर एवरी ईयर विद द बेस ईयर। एक तो है कि आप इधर आ जाए, एक तो है कि आपने जो ऑलरेडी किया हुआ है आप उधर वापस चले जाएं, या इधर से जंप करके कैसे जाना है, इधर रख ले 100 और इसकी अब बनाए चेन। कैसे, इस 100 को इससे जरूरत दें और डिवाइडेड बाय 100 कर दें, ये कैंसिल होगा। 71.43 is the comparison of this year with the base year। देखिए पहले भी वही आ रहा है, अब चेंज चलानी है। जो आंसर आया 71.43, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना, 71.43 मल्टीप्लाई बाय 120 एंड डिवाइडेड बाय 100, और इसी तरह से ही ये चेंज चलती जाएगी। क्या आंसर आ गया 85.72। क्या यहां पर भी 85? यस, वो लिटिल बिट कैलकुलेशन मिस्टेक है, कोई खास फर्क नहीं है। अब 87.72 को मल्टीप्लाई करें नेक्स्ट से और डिवाइडेड बाय 100, 100 इधर भी 100 ही आ रहा था। फिर इस 100 को मल्टीप्लाई करेंगे नेक्स्ट से, इससे 87, यहाँ पर भी वही आ रहा है 85, और 85.71 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ 133 पॉइंट समथिंग के साथ, और ये फिर वही, तो वही टारगेट दोबारा अचीव कर ले, ठीक है ना। अब एक्चुअली जो मैं मतलब जो हमने पढ़ा, कह लें, हो सकता है मैं गलत ही, हमारी बुक्स ही गलत हो, लेकिन मसला तो ये इस वक्त किसकी बात माननी है, वो ना इसी को ही कह देता है कि यही कंपैरिजन है, जबकि ये कंपैरिजन विद द प्रीवियस ईयर है। लेकिन बहाल अब आपके लिए यही है, कंफ्यूज नहीं करना। वो कहता है चेन बेस्ड मेथड, चेन रिलेटिव्स निकालो, आपने ये कैलकुलेट करना। आपकी बुक में भी ऐसे मेंशन है, आपका जो आई कैप का है वो भी ऐसे मेंशन है। हाँ, अगर आपको ये एक्स्ट्रा काम करने के लिए कहे आल्सो कंपेयर द ईच क्वांटिटी विद द बेस ईयर, हो सकता है कि उसके जहन में हो कि बच्चे ये करेंगे, ये भी ठीक है। और अगर आप इसी को ये चेंज ला के कर दें तो इससे भी आप कर सकते हैं। हाँ जी, कोई क्वेश्चन है तो पूछे मुझसे फिर, एनीवन। तो मैंने चेन रेल मेथड से भी आपको कैलकुलेशन बता दी, विच इज अ कंपैरिजन ऑफ ईच ईयर विद द प्रीवियस ईयर। इसके बाद ये कल हमने कर लिया,
मल्टीपल आइटम्स थे, मैंने कहा इन सबको क्यूमुलेट कर लें, सबको क्यूमुलेट करके बना दें और इन सबको भी क्यूमुलेट करके जो है वो आप लोग बना देंगे। तो ये कल हमने ये डिस्कशन जो थी वो हमने इसको भी कर लिया था। और अनवेटेड अब एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स नंबर्स एंड द प्राइसेस ऑफ दीज आइटम्स रोज टू, तो ये हमने सारी की सारी कैलकुलेशन जो थी वो हमने परफॉर्म कर। फिर ये एक एग्जांपल सॉल्व की और हम इस पॉइंट्स पर पहुंचे थे, दिस वन ड्रॉबैक क्या है, कहता अनवेटेड इंडेक्स नंबर doesn't care the importance of different items in composite. Yes, बिल्कुल उसके लिए सब एक जैसे हैं। वो क्या कहते हैं, गधे घोड़े सब उसके लिए एक जैसे, सब आइटम एक जैसे हैं, चाहे वो पेंसिल ही है, चाहे वो कैलकुलेटर है, या वो चाहे पेट्रोल है, दूध है, कहता ये एक ही चीज है सारी, जो कि सही नहीं था। इसका सोल्यूशन भी दिया, क्या कहता, यूज द वेटेड इंडेक्स नंबर, कहता वेटेड इंडेक्स नंबर यूज करें which take care the importance of different items in the calculation, मतलब इसकी टेक केयर करेगा, कौन इंपॉर्टेंट है, कौन लेस इंपॉर्टेंट है, कोई मोर इंपॉर्टेंट है, कोई वेरी इंपॉर्टेंट है, कहता इसकी टेक केयर करेगा। अच्छा, अब पहले तो आपने फार्मूला याद कैसे रखना है, देखें जब आपको कहा जाए कि सिंगल आइटम का इंडेक्स नंबर, तो आप ये कैलकुलेट करते हो। अगर मैं कहूंगा अनवेटेड, तो सिंपली इनको आपने जमा कर देना, एग्रीगेटिव इंडेक्स बन गया ना। और अगर मैं कहूंगा वेटेड एग्रीगेटिव इंडेक्स, वेटेड एग्रीगेटिव इंडेक्स, तो बस इधर डब्ल्यू कर देना, पहले लिख दे बाद में लिख दे, एक ही बात है, चलिए मैंने बाद में लिख दिया, ये ले, तो ये बन जाएगा वेटेड एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर। इस तरह से इस फार्मूले को याद कर लें कि अगर सिर्फ ये लिखा हुआ है तो सिंपल, अगर मैं समेशन में से ऊपर से हटा दूं ये वाला, तो ये बन गया अनवेटेड, या जिसे मैंने सिंपल एग्रीगेटिव कहा था, और अगर ये भी हटा दे तो ये वेटेड एग्रीगेटिव इंडेक्स बन गया। अब ये वेट्स ये कहां से आएंगे, हमने रखने नहीं, हमने नहीं रखने, हमें नहीं पता कि कौन कितना आइटम इंपॉर्टेंस है या किस आइटम को कितनी इंपॉर्टेंस देनी है, ये एग्जामिनर हमें बताएगा। वो कहेगा कि जी इसकी वेटेज, याद है वेटेड मीन में भी किया था, तो वेट्स हमने तो नहीं रखे थे, वो सब्जेक्ट वाली एग्जांपल, उसमें हमने तो नहीं असाइन किए थे वेट, तो ये वेट हम नहीं असाइन करेंगे, ऑटोमेटिकली वो वेट हमसे हमें प्रोवाइड करेगा। वही एग्जांपल मैंने ली, एग्जैक्टली वही डेटा है, लेकिन सिर्फ एक फर्क किया है कि उसने हमें वेट साथ दी, और वेट से मुराद है कि किस आइटम की कितनी इंपॉर्टेंस है। लाजमी नहीं है कि ये परसेंटेज फॉर्म में आए, लाजमी नहीं, इसका परसेंटेज फॉर्म में आना लाजमी नहीं। उसने वेटेज दी हुई है, मिल्क की वेटेज उसने की हुई है 10, यानी कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उसने कहा इस कैलकुलेशन में मिल्क की कीमत को देना। फिर उसने गैसोलीन, पेट्रोल, उसके बाद उसने एग को दी हुई है वेटेज, देन बर्गर को दी हुई है वेटेज, और लास्ट पे उसने रखी हुई है कैलकुलेटर की, कहता जी अब जरा कैलकुलेट करें, देखें डेटा एग्जैक्टली वही है, कीमतें उतनी उतनी पड़ी हैं, सिर्फ वेटेज कम ज्यादा हो गई। अब वेटेज कम ज्यादा करने के लिए हमें ये वाली कैलकुलेशन परफॉर्म करनी थी, देन ये वाली कैलकुलेशन परफॉर्म करनी थी, ठीक। अच्छा, अब आप क्या करोगे, ऐसे एक छोटी सी आपको ये ना हो कि बिल्कुल ही आप मैं इसी चीज पर जी कर लेंगे, सिर्फ और सिर्फ आप मुझे कंफर्म, और मैं भी देखना चाहूंगा कि आपको गलती तो नहीं कर रहे, ये मुझे कंफर्म आप करेंगे कि क्या ये आंसर आप कैलकुलेशन करके ठीक है, क्या करना है, पी नॉट मल्टीप्लाई विथ डब्ल्यू, ये रीडिंग आ जाएगी, देन पी नॉट मल्टीप्लाई विथ 6, ये रीडिंग आ जाएगी, और एंड सो ऑन, आप इसको जो है वो सॉल्व कर दें। चले शाबाश, करें और मुझे उसका आंसर बताएं कि आपने इसको प्रॉपरली कर लिया है या नहीं, जल्दी से। जी आपने किया, इसको सॉल्व किया आपने क्वेश्चन? जी ओके, मैं 1 मिनट बेटा आपका माइक ऑन कर रहा हूँ, इसका हैंड रेज है, वन स्टूडेंट रेज द हैंड। जी
कर लिया किसी ने? जल्दी से बोलो ना, वो सब सो गए थे? अच्छा जी, किया आपने? वालेकुम सलाम। ये सर कर लिए। कर लिया आपने? इंडिविजुअली इनको मल्टीप्लाई किया और आपने नोट किया कि ये आंसर सही है, ऐसे ही है ना? यस सर। चले ठीक है, आपने इसको इंडिविजुअली कर लिया। अब जरा आपने गौर से मेरी बात सुननी है, बाकी बातें तो पता नहीं सुनते कि नहीं सुनते, लेकिन ये बात जरूर जरा गौर से सुनिएगा। कैलकुलेटर्स में बहुत कम ऐसी ऑप्शंस हैं जो कि डायरेक्ट होती हैं। डायरेक्ट क्या होता है? मीन का डेटा डालें, मीन आ जाता है। वेरिएंस का डेटा डालें, वेरिएंस आ जाएगा। याद है ना? लेकिन आपको पता है ज्योमेट्रिक मीन डायरेक्ट नहीं था, हार्मोनिक मीन डायरेक्ट नहीं था। तो मैंने फिर आपको ये बताया कि जब आप एक्स में डेटा फीड करो तो किस तरह से आपने फीड करना है, लॉग एक्स। और हार्मोनिक मीन के लिए किस तरह से आपने डेटा फीड करना है, तो 1/x करके। याद है ना? तो डायरेक्ट तो नहीं था, लेकिन हमने इसको मैनिपुलेट कर लिया है। अब ये जो आपके पास है, ये भी डायरेक्ट तो नहीं है कैलकुलेटर में, लेकिन अगर आप इसको देखें कि क्या क्या हमें चीजें करनी हैं, तो फिर मेरा ख्याल है कि ये भी कैलकुलेटर से किया जा सकता है। अब जरा मैं इसको पहले सेपरेटली लिख लेता हूं, फिर हम इसको डेटा फीड कर देंगे और आपको बताया जाएगा कि कैलकुलेटर पे क्या है। मैं उसकी रिजेंबलेंस बनाना चाहूंगा ना। देखिए, आपके पास फार्मूला जो है वो है समेशन पी नॉट, पी एन सॉरी, और डब्ल्यू। डब्ल्यू पहले लिख ले बाद में लिख ले, मल्टीप्लीकेशन में कोई फर्क नहीं होता। आप 2 को 3 से कर दें या 3 को 2 से कर दें, कोई फर्क नहीं होता। एडिशन में भी कोई फर्क नहीं होता, लेकिन डिवीजन में और मल्टीप्लीकेशन में फर्क होता है। ये और लिखेंगे, ये बराबर तो नहीं आएगा अगर आप ये लिख रहे हैं, ठीक है ना? तो ये और डिवाइडेड बाय समेशन पी नॉट और डब्ल्यू। अब मैंने आपको सिर्फ सम्स चाहिए। सम चाहिए ना? ऊपर भी एक सम चाहिए, नीचे भी एक सम चाहिए। अच्छा, आप क्या करें, ये जो चीज है इसको आप ये समझ लें कि ये आपके लिए का टैक्स है, डेटा है ना हमारा। और ये जो चीज है आप इसे ना एफ कहते हैं। क्या? एक को आप एक्स कह दिया, एक को आप एफ कह दें, सिर्फ ऊपर वाला, नीचे वाला फिर देखेंगे क्या करना है। इसका मतलब है कि आपको इस एंट्री करने के लिए 2 कॉलम चाहिए, ऐसे करके। आप अपनी कॉपी पे लिख लेना, ये फार्मूला लिख लें। जो प्राइस है, जो डेटा है, उसके ऊपर आप अपनी याद दहानी के लिए एक्स लिख लें, और जो डब्ल्यू है अपनी याद दहानी के लिए ऊपर एफ लिख लें इसको। ठीक है ना? अब आपके पास ये आपको पता चल ही गया है कि कैलकुलेटर में तो ये दोनों कॉलम ऑप्शंस हैं। तो अब हम अपने कैलकुलेटर्स पे ये डेटा फिट करते हैं। क्या वो मल्टीप्लिकेशन वगैरह से हमारी जान छूट जाएगी? हम इस डेटा सेट को फीड कर देते हैं, यहां पर हम इस डेटा सेट को फीड कर देते हैं। अब जब आपने इस डेटा सेट को फीड करना है, पहले तो जाहिर है कि आपको स्टैट मोड्स में जाना है, क्योंकि वहीं आते हैं ना। और 1 वेरिएबल एक्स एफ नहीं आ रहा, नो प्रॉब्लम। ये जितनी जितनी दफा आप करेंगे ना, उतनी जल्दी आपको नहीं, आपकी उंगलियों को याद हो जाएगी। अच्छा, ये करना, ये करना, ये करना, ये करना। जैसे मैं कह रहा हूँ ना, मोटर बाइक चलानी आ जाए ना, फिर याद नहीं करते गेयर किधर है और क्लच किधर है और ब्रेक किधर है। ऑटोमेटिकली वो फंक्शन चलते हैं। गाड़ी चलाने वाला मोबाइल सुन रहा होता है, बातें कर रहा होता है, आगे से कोई गुजरता उठा के पाऊं वो ब्रेक पे रखता है प्रैक्टिस के बाद। ठीक है ना? तो इतनी का आपको होनी चाहिए। अब आपने पी कोई कोई पहले कर लें, चलें पी नॉट हम पहले कर लेते हैं। तो उसके मुताबिक आपको डेटा एंट्री करनी है 3.40, फिर 1, देन 2, 1.17 और 11। आपने एक्स की जगह प्राइस का डेटा फिट करते हैं। वहां वेरिएबल को एक्स कहते थे, यहां हम प्राइस के वेरिएबल को पी का नाम दिया हुआ है, क्योंकि एक और प्राइस भी आनी थी।
वरना हम उसको वाई कहने की बजाय अच्छा किया उन्होंने, पी फॉर प्राइस, नॉट फॉर बेस एंड एन फॉर कर, तो उन्होंने दो वेरिएबल दिए थे, एक का नाम बदल दिया। अच्छा जी, जो 3.4 है उसकी जो वेट है वो 10 है, और हमने कहा था कि उसको हमने फ्रीक्वेंसी के नीचे एंटर कर देना है। 6 है, 3 है, 8 है और 1 है। एक्स प्राइस का डेटा एक्स में रख दिया, और W जिसे वेट का था वो फ्रीक्वेंसी में। याद करें मैंने वेटेड मीन आपको ऐसे ही कराया था, आप समझने के साथ क्यों नहीं बता रहे, बता रहा हूं ना, करवाया था, ऐसे ही करवाया था। लेकिन अब फर्क सिर्फ ये है, वहां मैंने इसके बाद ना मीन कैलकुलेट करवा दिया था। अब आपने मीन नहीं ना करना, आपने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, इनका सम चाहिए, मीन नहीं चाहिए, वरना उसने तो मीन ही देना है, हमें सिर्फ सम चाहिए, ये मीन नहीं है। तो सम कैसे, यहां से एग्जिट करेंगे, शिफ्ट 1, ये देखिए नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है, कहता है अगर कोई सम वगैरह चाहिए तो नंबर 3 में जाएंगे, अगर मीन वगैरह चाहिए तो नंबर 4 में, सम चाहिए तो 3 में, डेटा देखना हो तो नंबर 2 में देखे जाते। देख लिया जी, तसल्ली होगी, देखना जरूरी नहीं है, ऐसे डेटे को देखते रहे, देखना तो जरूरी नहीं है, लेकिन अगर देख लें तो तसल्ली हो जाती है, ठीक है ना। शिफ्ट 1 3, कहता है जी क्या वैल्यू को स्क्वायर करके सम करना है या सिर्फ वैल्यूज को सम करना है। अब यहाँ पर आपको कंफ्यूजन क्या है, आपने कहा यहाँ तो x को हमने p का है, ये p को ही सम कर देगा, ये मल्टीप्लाई तो नहीं करेगा w के साथ, नहीं। अगर आपने फ्रीक्वेंसी कॉलम ऑन किया हुआ है और उसमें फ्रीक्वेंसी आपने लिख दी है, वो उसने ये करना ही करना है, उसने पहले इसको p फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है, फिर सम करना है, ये अंडरस्टूड है, कंफ्यूज नहीं आपने करना लिखने। हाँ, अगर सिर्फ x है, सम करेंगे तो सिर्फ x को सम करेगा, लेकिन अगर आपने x को साथ f का कॉलम में भी एंट्री दी हुई है, आप उसे कहें ना कहें उसने जरूर f से मल्टीप्लाई करके देना है। वो समझ गया है कि जी आपने f दिया है तो आपने इसको भी साथ ही कंसिडर करना है, इसका मतलब है हमें तो फिर नंबर 2 सिर्फ प्रेस करना है। समेशन x आ गया, इसको इक्वल साइन प्रेस करेंगे हम, इक्वल 66.36 ले 66.36। मैंने आपको एक्चुअली करने के लिए इसलिए कहा था कि आपको थोड़ा सा इस चीज का एहसास हो जाए कि वाकई जब हम मैनुअल करेंगे तो हमको 1-1.5 मिनट तो लगाएंगे। मैंने ऑल्दो आपने कहा सर आपने भी इतना टाइम लगाया, ओके, मैं सारा साथ साथ समझा रहा था। जब आपने सिर्फ अपने लिए करना हो तो फिर तो आपकी फिंगर जैसे मैसेज टाइप करती भागती हैं, इसी तरह से होंगी। आप अपनी कॉपी पे 66.36 को जो है वो लिख लेंगे, ठीक। अब आपको दूसरी कैलकुलेशन चाहिए डिनोमिनेटर की, क्या है डिनोमिनेटर में, सर इसमें अब P नॉट फिट करना है, W तो वही रहेगा, यस W वही रहेगा। तो अब आप क्या करोगे, फिर शिफ्ट 1 में जाओगे, नया डेटा नहीं फीड करेंगे हम, पुराना डेटा ही रिकॉल करेंगे। आ गया, इसमें आपने अब ये जो x वाला कॉलम है इसको रिप्लेस कर देना है, 1.92 एंटर, 0.81 1.49 1 और 50। बाकी इसकी तो वेटेज भी तो वही है ना, वेटेज है ना हम बदली। देन शिफ्ट 1 3 2 इक्वल 51.53 51.53 एंड जो 66.36 था, 66.36 divided by and multiplied by 128.78। समझ आ गई, बस यही समझाना था। मैनुअल क्यों करवाया आपसे, ताकि मुश्किल में डालूंगा ना फिर आसान करवाऊंगा ना तो फिर भाग के आपने करना है, वरना आपने कहना नहीं नहीं हम ऐसे करते हैं। तो थोड़ा सा आपको लगा कि वाकई ये तो हम एग्जाम में आ गया तो हम ऐसे ही। अच्छा, टाइम के अलावा मैं नहीं कहता आपको मल्टीप्लिकेशन नहीं आती होगी, करते करते जरा टेंशन में जैसे एग्जाम प्रेशर होता है
2 की जगह 3 प्रेस कर दिया, या डेसिमल आपसे ना प्रेस हुआ जल्दी में, जैसे मैं भी कभी कर रहा होता हूँ तो मुझे डेसिमल अपने तौर पर मैं प्रेस कर देता हूँ, नहीं होता, उधर उंगलियां भी कांप रही होती हैं, जहन भी खौफ ज़दा होता है ना। तो इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें, तो इसमें जब आप एक दफा डेटा फीड कर लें, जरूरी, मैं बार बार कह रहा हूँ कि शायद जरूरी है जी, देखना जरूरी है, देखना जरूरी नहीं है, लेकिन जरा कंफर्म तसल्ली कर लें। ये ना बाद में 1.92, 0.81, 0.14 यहाँ पर आ रहा है, मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ, और 15, अच्छा जी चले जी, ये वेट 1 है, फिर 8 है, फिर 3 है, फिर 6 है, फिर 10, ठीक है जी। इसके बाद सिंपली आप कर, हाँ जी क्लियर ये पॉइंट। अगर किसी ने कोई क्वेश्चन करना हो, बता दिया मैंने कि जी आप अगर कोई भी दो नंबर्स मल्टीप्लाई करके ऐड करने हो, एक को एक एक्स में डाल दें, एक को एफ में डाल दें, समेशन एक्स कर दें, वो जरूर इनको मल्टीप्लाई पहले करेगा, फिर आपको सम का आंसर आपको जो है वो दे देगा। जी सर। वालेकुम सलाम। सर अभी आपने कैलकुलेटर का यूज बताया, एक बार फिर। एक बार फिर बताओ क्यों, एक बार फिर यस क्यों बताऊं, बस इतना मुझे आप बताओ। सर, वो सिग्नल खराब हो गई थी, सिग्नल, ब्लैंक से एंड हो गए। अच्छा चलो एक दफा फिर बता दो, ठीक है। ये ऐसा ना करें कि मैं इसको रिकॉर्ड कर दूं और देन क्योंकि मैं चाहूंगा, चले मैं फिर बता देता हूं, लेकिन मैं अगली एग्जांपल के लिए बताता हूं, मैं अगली एग्जांपल में भी इसे यस सर। हाँ, ओके सर। मैं अगली एग्जांपल में भी यही चीज रिपीट कर दूंगा, चले उसका फिर आंसर भी मैच हो जाए। अच्छा जी, ये तो था कि जी वेट्स, वेट्स क्या किए उसने, क्या जी इंपॉर्टेंस, और इंपॉर्टेंस कैसे देनी है, वो कह रहा जी बैठो मेज पे, बता दो, किसी को सोच सोच के दे दो, किसी को 10 कर दो, किसी को 8, 7, 5 का दे दो। देखिए काम सही हो गया है। अब क्या मैसेज मिला मुझे, पहले क्या मैसेज था, जब वेट नहीं थे तो हम कह रहे थे क्या था, 92, 8% कीमतें कम हुई हैं, और अब सिर्फ वेट्स दिया है, डेटा वही है, कहता नहीं नहीं 8% कम नहीं, बल्कि 28% जो है वो कीमतें बढ़ गई हैं। आल्दो कैलकुलेटर की कीमत 15 से 11 पे गई है, लेकिन इसका इंपैक्ट बड़ा कम था, और जिनकी कीमतें बढ़ी हैं उनकी वेटेज हमने ज्यादा दी हुई थी। दैट्स वाई हम कहते हैं कि दिस इज द टू रिफ्लेक्टिव, और ये ऐसा ही करते हैं। झगड़ा पड़ा था बाद में जाके इस वेट के ऊपर, कि ये आपने कैसे डिसाइड किया, इसका 10 कर दें, इसका 8 कर दें, इसका 6 कर दें, इसका 5 कर दें। बात तो सही है, ये तो फिर हमारी मर्जी है ना, ठीक किया हमने, वेटेज वाला काम ठीक किया, लेकिन ये वाला गड़बड़ था ना कि जी 15 ना कर दें, कर लें 15 कर लें, लेकिन कुछ जस्टिफिकेशन होनी चाहिए ना। तो इसको कैसे फिर जस्टिफाई किया गया वेट्स को, उन्होंने कहा जी आप अपनी मर्जी छोड़ो। कुछ कुछ इकोनॉमिस्ट थे, क्योंकि ये इकोनॉमिक्स के रेलेवेंट टॉपिक है, तो कुछ इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने कहा कि वेट हम आपको सुजेस्ट कर देते हैं, बजाय इसके कि आप खुद बैठ के हर दफा कोई कोई डिसीजन करो, हम कहते जी हम आपको ना वेट सुजेस्ट कर देते हैं। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि जाहिर है जो कोई चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कैलकुलेशन में, उसको लोग ज्यादा यूज कर रहे हैं तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे पेट्रोल बहुत ज्यादा हम यूज करते हैं एक दिन में, हर आदमी, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैलकुलेटर एजुकेशन वाला तो यूज करता है कम ही, खरीद एक दिन में रोजाना एक खरीदते नहीं, नहीं खरीदते रोजाना एक, नहीं खरीदते, कभी कभी ओकेजनली खरीदते हैं। तो उसने कहा तो ऐसा करें, जिस आइटम, जो आइटम की क्वांटिटी कंज्यूम ज्यादा हो, उस आइटम को आप ज्यादा वेटेज दें। और कैसे दें, कहता क्वांटिटी को वेट बना दो, क्वांटिटी को ही वेट बना दो। अगर वो ज्यादा आपने यूज की है तो ज्यादा क्वांटिटी, यूज की है तो ज्यादा वेटेज, अगर वो क्वांटिटी आप कम यूज कर रहे हैं तो कम वेटेज। ये आइडिया तो ठीक था। तो वेटेड, वेटेड एग्रीगेटिव प्राइस, जिसमें अब ये जो वेट्स हैं ये खुद सब्जेक्टिवली नहीं कि जी इसको 10 कर दें, इसको 6 कर दें, इसको 1 कर दें, इसको 5 कर दें, बल्कि इकोनॉमेटिशियंस ने क्या कहा, लेस पेयर ने क्या कहा, इकोनॉमिस्ट था लेस पेयर, उसने कहा कि आप क्या करो, ये जो वेट्स हैं ये बेस ईयर की जो क्वांटिटी है, बेस ईयर में क्या लोग ज्यादा यूज कर रहे थे,
कहता उसको वेट बना दो और आपने याद भी ऐसे ही करना है। ये फार्मूला आपने याद कर लेना है वेट का और कह देना है कि अगर मैं वेट उसको रखूं उस क्वांटिटी को जो बेस ईयर में लोग ज्यादा यूज कर रहे हैं तो फार्मूला बन गया। इस W की जगह अगर मैं ये रख दूं तो फार्मूला यही है। और याद आपने क्या करना है कि लेस्पेयर की सजेशन ये थी कि जो क्वांटिटी बेस ईयर में जितनी कंज्यूम हो रही क्वांटिटी को क्यों कहते हैं ना बेस ईयर की वजह से नॉट है तो कहता जी बस उसको वेट बना दो। अगर ज्यादा यूज कर रहे होंगे तो कैलकुलेशन में उसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस आ जाएगी, अगर वो क्वांटिटी कम कंज्यूम हो रही है तो कम। आइडिया तो ठीक है। इसी वजह से इसे क्या बोलते हैं बेस ईयर वेटेड इंडेक्स। यानी कि ये वेटेड इंडेक्स ही है लेकिन इसमें जो वेट्स का डिसीजन है वो हम खुद नहीं कर रहे, लेस्पेयर की सजेशंस के मुताबिक जो क्वांटिटी बेस ईयर की है उसको हम वेट्स दे रहे हैं। इसलिए से अब ये एग्जाम में आ रहे हैं 3-3 नंबर के भी आ रहे हैं। हम जरा ट्रिक खेलेंगे ना कैलकुलेटर वाला, वरना एग्जामिनर ठीक 3 नंबर का देता है क्योंकि हमें काफी ज्यादा वो मल्टीप्लीकेशन समेशंस करनी पड़ेगी, लेकिन हम कैलकुलेटर की मदद से जो है ये अपना स्टेप इजी करेंगे। इसे एग्जाम में आ जाता है फाइंड द लेस्पेयर इंडेक्स नंबर। ठीक है जी, सारी कंफ्यूजन दूर की हुई है उसने। और कभी कह देता है फाइंड द वेटेड इंडेक्स नंबर बेस ईयर वेटेड इंडेक्स नंबर। इसलिए मैंने नाम इसका लिखा, दोनों नाम चलते हैं ना लिटरेचर में। वो बेस ईयर से नजर आ रहा होता है जी वेट किसको देना जी बेस ईयर की क्वांटिटी को वेट दें, तो ये बन जाएगा बेस ईयर वेटेड इंडेक्स। अच्छा आइडिया था, लेकिन होता क्या पहले किसी को पता भी नहीं होता, लेकिन कोई आइडिया दे ना तो फिर लोग उसमें कीड़े भी निकालते हैं। फिर कहते हैं ये देखा जी तुमने ये बताया था तो इसमें तो ये खबरें। वो एक है ना एक वो क्या हम एतराज तो बड़ा करते हैं, वो अगर किसी को हो ना वो कहता अच्छा फिर तुम बताओ, अगर तुम फन्ने का बनते हो ना तुम इसका कोई हल बताओ। पहले सारे चुप थे, गरीब लेस्पेयर ने दिया आइडिया दिया, सारे गन इसमें तो ये खामी है इसमें तो ये खामी है कि जी क्या खामी है। उसे कहा देखो जिसने इस पर एतराज किया बनता उसका ठीक था। उसने कहा तुम उस चीज को इंपॉर्टेंस दे रहे हो जो बेस ईयर में लोग ज्यादा यूज करते हैं। कहते हैं इस पर तो हमें कोई इतराज नहीं है कि वाकई जो चीज ज्यादा यूज हो रही उसी को वेट बना दो, ये बात ठीक है, लेकिन कहता है बेस ईयर तो 5-7 साल पहले की बात है, इस दौरान तो चेंजेस काफी आ चुकी होंगी, हो सकता है उस वक्त लोगों की वही प्रायोरिटी हो, लेकिन 5 सालों में क्योंकि बेस ईयर तो पुराना होता है ना, जो चेंज आई है आपका फॉर्मूला तो नहीं वो अकोमोडेट कर। उसने तो यही कहना है वो आज क्या इंपॉर्टेंट है ये छोड़ो 5 साल पहले क्या इंपॉर्टेंट था वो बताओ। बात तो उसकी सही है। तो उसने कहा फिर क्या किया जाए, उसने कहा जी मेरा मशवरा ये है कि सिर्फ और सिर्फ यहां पर वेट करंट ईयर को बना दें कि आजकल क्या चल रहा है। ठीक, इसको जिसने सुजेस्ट किया उसी नाम से उसका फार्मूला है, दैट इज द पेशी प्राइस इंडेक्स नंबर। तो पेशी प्राइस इंडेक्स नंबर कहता है कि आप वेट तो बनाएं ये वेट, लेकिन कहता जी आप करंट ईयर के वेट्स बनाएं दिस वन। तो इसकी वजह से इसे करंट ईयर वेटेड इंडेक्स का भी नाम दिया जाता है। तो एक हो गया लेस्पेयर इंडेक्स नंबर और एक हो गया पेशी प्राइस इंडेक्स नंबर। अभी झगड़ा खत्म नहीं हुआ था, तीसरा आ गया। तीसरे ने कहा कि यार तुम दोनों बड़े बायस्ड हो, तुम लेस्पेयर को कहा तुमने करंट ईयर की बिल्कुल फिक्र नहीं की, ठीक, और पेशी को कहा कि तुमने कर तो दिया है लेकिन पता डेटा कितना इकट्ठा करना पड़ेगा, क्या हर साल करंट ईयर बदलेगा ना तो हर साल की क्वांटिटी कंपैरिजन भी लेना पड़ेगा आपको। जबकि लेस्पेयर का ये फायदा जरूर था कि उसमें सिर्फ बेस ईयर की क्वांटिटी का डेटा चाहिए था, लेकिन अगर 5 करंट ईयर हैं तो आपको पांचों की पांचों प्राइस का भी चाहिए और क्वांटिटी का भी चाहिए। इसकी वजह से ना लिखा होता है, इसके डिसएडवांटेज में कह लें कि पेशी फार्मूला इज कॉस्टली, महंगा है। वो महंगा इसलिए है, डेटा कलेक्ट करना कौन सा आसान है, वो कलेक्शन देखें पॉपुलेशन का डेटा कलेक्ट हुआ बस, पाकिस्तान के लोग गिने गए जिसे मर्दमशुमारी सेंसस का पता मिलियन ऑफ रुपीज लगे थे, ये ऐसे नहीं है, ये इसीलिए हर 10 साल के बाद की जाती है। ठीक है रौला पड़ गया है कि जी ये आबादी सही तरह से नहीं सेंसिस हुई, जैसे कराची में MQM वालों ने बड़ा शोर मचाया है, एंड दैट साल में है 2023 में जो है ना वो पॉपुलेशन सेंसिस होने जा रहा है पाकिस्तान का अगेन, और बहुत बड़ी एक्सरसाइज होगी। तो ये जरूर कहा जाता है, वो कहता है यार ऐसा करो
दोनों क्या वो क्या होते हैं आपस में मुज़ाकरात कर लो, गुफ्तो शनीद कर लो ना, तुम ना करंट ईयर को छोड़ो और तुम ना बेस ईयर को छोड़ो, तुम दोनों को ही ख्याल करो। कहता है इसका क्या मतलब है? उसने कहा आप कैसा करो, इससे भी कैलकुलेशन कर लो, ये सिर्फ बेस ईयर को लेगा, कहता इससे भी कर लो जी, ये सिर्फ करंट ईयर को लेगा, कहता जी बाद में दोनों आंसर की एवरेज कर लो, बेस ईयर का भी उसमें फ्लेवर आ जाएगा और करंट ईयर का भी फ्लेवर आ जाएगा, बात ठीक है, वैसे एवरेज कर दो। इसने ये आइडिया दिया फिशर ने, जिसकी वजह से उसी नाम से ही हम इसे फिशर प्राइस इंडेक्स नंबर कहते हैं। वो क्या कहता है, सर एवरेज कहाँ लिखी हुई है? मैंने एवरेज लिखी हुई है, मैंने जीएम लिखा हुआ है, दो वैल्यूज का जीएम लिखा हुआ है, लेस्पेयर इंडेक्स नंबर, पाशी इंडेक्स नंबर और जीएम लेने के लिए इसको हम फिशर इंडेक्स नंबर बोलते हैं। अच्छा जी, अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, सोच के जवाब देना है। मैं कहता हूं कि फिशर इंडेक्स नंबर ने कहा है कि दोनों की एवरेज कर लो, बात तो ये ठीक है एवरेज कर लें, लेकिन उसने ज्योमेट्रिक मीन को क्यों यूज किया? आप कहीं फिशर से पूछे, नहीं फिशर से तो पूछे, मैंने आपको बता दिया है ज्योमेट्रिक मीन उसने एवरेज के तौर पर क्यों यूज किया। अरिथमेटिक मीन भी तो कर सकता था, नहीं मान कि दोनों जब इंडेक्स नंबर्स कैलकुलेट कर लिए तो प्रेफरेबली उसने कहा जी ज्योमेट्रिक मीन यूज करना। व्हाई जी? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्योंकि इसमें हम परसेंटेज ले रहे हैं उनकी। बिल्कुल सही, ट्रू, 100% ट्रू, क्योंकि हम परसेंटेज ले रहे हैं, ठीक है ना, वरना तो जेन में आना था ना जी ज्योमेट्रिक मीन ही क्यों, ये नहीं लिया जा सकता, आंसर तो नहीं सेम आने ना, ये तो हमें पहले भी पता है। तो प्रेफरेबली जो ये इंडेक्स नंबर्स वगैरह होते हैं, प्रेफरेबली मैं वर्ड बोलता हूँ, और इसमें ये आपका एमसीक्यू क्वेश्चन भी होता है कि जी अगर आपने ये काम करना हो तो प्रेफरेबली कौन सी एवरेज, तो ज्योमेट्रिक मीन, बिकॉज ये परसेंटेज फॉर्म में आंसर देता है ना, परसेंटेज फॉर्म, ये भी परसेंटेज फॉर्म, दोनों का एवरेज करने लगे हैं, तो इसलिए प्रेफरेबली हम कह रहे हैं कि आपको ये यूज करना है, ठीक है। अच्छा जी, तो इसका मतलब हो गया कि अगर मैं आपको प्रैक्टिस के तौर पे ये क्वेश्चन दूं, एक मैंने करना है क्योंकि एक बच्चे ने क्लेम किया जी मुझे कैलकुलेटर पे रीकैलकुलेट कर दें, एक मैं करूंगा, लेकिन मैं आपको टाइम दूंगा, समझ लीजिए इसके बाद ये आपने एक्सरसाइज ही करनी है, एंड आई एम देयर, आप फिर इसको अगर कुछ होगा तो कर लेंगे। अब ये उसने एक डेटा दिया था, द फॉलोइंग डेटा, कहता कैलकुलेट द वेटेड एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स नंबर्स, और एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको कह दिया कि क्वांटिटी इंडेक्स नंबर भी जरा कैलकुलेट कर लें एक दफा, देखते हैं कि वो कैसे करते हैं। पहली तो बात आ गई वेटेड एग्रीगेटिव प्राइस, वो तो तीन होते हैं, फिशर भी वेटेड है, लेस्पेयर भी वेटेड है, दूसरा भी, ठीक है तीन होते हैं। एग्जाम में ना वो स्पेसिफाई करता है, बेस ईयर वेटेड इंडेक्स निकालो, करंट ईयर वेटेड इंडेक्स निकालो, फिशर इंडेक्स निकालो, ठीक बोलता है वो। मैंने जरा कहा चलो प्रैक्टिस हो जाएगी, मैंने कहा तीनों ही जरा एक दफा कैलकुलेट कर लो। प्राइसेस दी गई हैं 2 सालों की, एक 9 और एक 10, क्वांटिटी दी गई है 2 सालों की 9 और 10, बस डेटा इतना ही है। ये तो मैंने मैनुअल कैलकुलेशन की है जो कि अब हम नहीं करेंगे। 2009 की प्राइसेस दी गई है और यहाँ वो बेस ईयर है, तो चूंकि ये प्राइस है तो मैंने पी लगाया, बेस ईयर की वजह से नॉट लगाया। 10 करंट ईयर है, लगाना तो पी है प्राइस की वजह से, लेकिन यहाँ जो है वो एन यूज करूंगा, और उसी तरह से क्वांटिटी की वजह से क्यू यूज करूंगा, और बेस की वजह से नॉट, क्वांटिटी की वजह से क्यू, और करंट की वजह से एन। तो ये मेरे पास 4 कमोडिटीज का एक्चुअली डेटा दिया हुआ है। अब जरा याद करते हैं, मैं भी याद करता हूं कि जी इस तरह से मैंने लिखा था, आप कहेंगे नो ये तो एग्रीगेट करना, जी एग्रीगेट कर दिया, आप कहते नो वेटेड करना था, ओके लेस पेयर वेटेड में ये करना था, लेस पेयर वेटेड में इसको काट नहीं देना आपने, इसको इसके साथ ना क्रॉस नहीं कर देना, इसलिए कि ये समेशन में बाइंडर समेशन कौन सी सिर्फ पी के साथ लगी हुई है, याद नहीं है, समेशन दोनों के साथ आ रही है, तो इसको आपने बाइंड नहीं कर देना कि जी इसको काट देते, तो काटना नहीं है आपने। तो ये फार्मूला बन गया। तो क्या अब हमें एक क्वांटिटी चाहिए, कैलकुलेशन चाहिए ये वाली, और हमने कहा था प्राइस को हम एक्स में रखेंगे और इसको हम एफ में रखेंगे, ऐसे बोला था ना,
प्राइस को हम इसमें रख देंगे और इसमें। अब चूंकि एक शख्स से नहीं हो पाया तो मैं जरा कैलकुलेटर ऑन कर लेता हूं, ये वाला। इसमें हम डेटा चेंज कर देते हैं। पहला जो पी एन वो कोई पहले ले ले, 75 सेकंड रीडिंग है जी 80, देन 32 एंड देन 85। और ये डल कर देते हैं क्योंकि ये हमें रिक्वायर्ड नहीं है, 4 है। अब आ जाएंगे आप फ्रीक्वेंसी में, जहां आपने क्या रखना है W, और इस वक्त W कौन है, Q0, 300, 240, 132 और 280। तो ये आपके पास है, कंप्लीट हो गया। शिफ्ट 1 सम्स 2 कमांड 69724 किसका, जब मैंने Pn को Q0 से मल्टीप्लाई किया दिस वन, तो वाकई ये आ रहा 69724 बिल्कुल ठीक है। अब आपने क्या करना है जी, हम दोबारा डेटा देख लेंगे। ओके, शिफ्ट 1 2 और आगे डेटा। अब चूंकि आपको P0 चाहिए तो X की जगह पहले मैंने Pn फीड किया था, अब इसकी जगह मैं ये वाली रीडिंग रख दूंगा जिसमें आ जाएगी 70, 72, 25 और 60। ठीक, और अब हम कहेंगे कि लें जी आप इसको जो है 3 सम और फिर 2, और अब दूसरी चेकिंग हो गई 58380583 बिल्कुल सही है, दैट्स ऑल। बाकी क्या रहेगा, डिवाइड करना है, यहाँ डिवाइड तो कर सकते हैं ना, डिवाइड कर लें, वो कौन सा इशू है। ये दिस वन डिवाइडेड बाय दिस मल्टीप्लाई बाय 100, 19% प्राइसेस बढ़ गई अकॉर्डिंग टू द लेस पेयर इंडेक्स नंबर। पाशीज की भी प्रैक्टिस कर लें। पाशीज में क्या करना होगा कि जी वेट जो रखने हैं ना वो क्यू एन वाले रखने हैं, और फिशर में तो दोनों डेटा फीड करने पड़ेंगे, दोनों कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको इसका जीएम लेना है, तो ये आंसर आएंगे, तीनों सेम नहीं आएंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे। बहुत ज्यादा फर्क नहीं होगा लेकिन सेम नहीं आएंगे। अब जहां तक बात है ना विच वन इज द प्रेफर, छोड़ दें, इतना आसान होता तो बाकियों में खराबियां होती ना तो उसको निकाल ही देते, लेस्टर को भी निकाल देते, पाशी को भी निकाल देते, अगर फिशरी सारा कुछ होते हैं वो। अब उसके उसके एडवांस लेवल पे जाके नहीं मैं डिस्कस कर रहा कि जी इसमें क्या मसला आ सकता है। आपको चूंकि ऐसा नहीं है, एक तो ना एडवांस कोर्स ऑफ पर डे स्टैटिस्टिक्स का, उसमें ये चीजें होती हैं कि जो पढ़ चुके हैं हाँ जी ये तो आती है, अच्छा इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं जी टीचर ने तो कुछ नहीं बताया, फिर वो टीचर उसको डेप्थ में कुरेद के कहता है कि देखें जी इसमें तो ये मसला आएगा, बिल्कुल जी, फिर सोल्यूशन भी बता देते हैं, इसे एडवांस कहते हैं। आप एलिमेंट्री हैं, आपको नहीं, वैसे सिर्फ इतना पूछ लेते हैं कभी कभी कि जी क्या एडवांटेज है। मैंने वैसे वो पेज पे लिखे भी हुए हैं कि जी लेस पे जरा सस्ता है, पास महंगा पड़ जाता हूँ, इस तरह की चीजें मैं कर दूंगा एक्सप्लेन आपको। फिलहाल आपने क्या करना है, आपने मुझे ये कैलकुलेशन अभी करनी, कैलकुलेटर अपने उठाएंगे और मैं पास कर रहा हूँ मीटिंग, मतलब आपको स्क्रीन नजर आएगी, आपके पास 5 मिनट होंगे। अच्छा ऐसा करते हैं, इस वक्त मेरे पास 3:37 3:37 मेरे पास हुए हैं, आपने 3:45 पर आपने, मैं नहीं आपसे पूछूंगा, मैं सपोज कर लूंगा कि आपने कैलकुलेटर पे कर लिया है। 3:45 पर अलबत्ता अगर किसी ने कंफ्यूजन होगा तो वो मुझसे पूछेगा, वरना 30:45 पर हम अपनी मैथ की क्लास को जो है वो स्टार्ट कर देंगे। ठीक है जी, तो आप अपने कैलकुलेटर से करेंगे। कंप्लीटिंग स्टेट से ही आपने इसको जो है वो सॉल्व